नमस्कार। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पर आरसी लखनऊ इग्नू के द्वारा बीपीएससी 134 का जो यह पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, आज उसके खंड 4 के इकाई 14 क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद के संबंध में चर्चा की जाएगी। अध्येताओं, आज इकाई 14 अर्थात इस अध्याय के पश्चात इस खंड का समापन होगा और उसके बाद पश्चात सारांश में इस संपूर्ण पाठ कोर्स कोड में जो अध्याय मुख्यतः लाभकारी हैं, उनको पुनः पुनरावृत्ति के तौर पर कुछ समय दिया जाएगा। तो अध्येताओं, आज हम प्रारंभ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए एक नए विचार और संकल्पनाओं से, जिसे हम क्षेत्रवाद या नव क्षेत्रवाद के रूप में जान रहे हैं। प्रथम तो हम क्षेत्रवाद के बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्षेत्रीयता का बड़ा महत्व है। इसी महत्व को दर्शित करने के लिए यह अध्याय है, क्योंकि आज के समय में विकास के लिए कई परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। ऐसी परिस्थितियों के कई कारक होते हैं और इन कारकों के आधार पर क्षेत्रीय विशेषताएं या क्षेत्रीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इन्हीं के आधार पर क्षेत्रवाद का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जा रहा है। देखिए, विश्व राजनीति में क्षेत्रवाद एक भौगोलिक क्षेत्र के देशों द्वारा सैन्य गतिविधि, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक वार्ता जैसे राज्य गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के प्रयासों को संदर्भित करता है। क्षेत्रवाद अक्सर एक विशेष क्षेत्र में राज्यों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग है। इसका विकास 1980 के दशक के बाद से अधिक होने लगा है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के विशेष कारकों के आधार पर उस क्षेत्र से जुड़े हुए राज्यों के मध्य विशेष अंतर संबंधों पर आधारित है। इसलिए क्षेत्रवाद का अध्ययन 1980 के पश्चात से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाने लगा। क्षेत्रवाद पड़ोस से संबद्ध एक भावना है। स्थानीय तौर पर जैसे हम अपने पड़ोसी के साथ एक विशेष संबंध रखते हैं और एक कॉलोनी में रहने के कारण हम स्वयं को एक कॉलोनी से संबद्ध मानते हैं और एक भावना हमारे अंदर विकसित हो जाती है। उसी आधार पर क्षेत्रवाद क्षेत्र के आधार पर अपने पड़ोसी राज्यों के साथ विशेष भावना के साथ संबंध स्थापित कर क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया में संलग्न होता है। और यह क्षेत्रवाद का भाव कोई नया विचार नहीं है।
ध्यान से अगर हम देखें तो संगठित राजनैतिक जीवन के रूप में क्षेत्रवाद के कई उदाहरण दिखाई देते हैं। हालांकि प्रमुख रूप से 20वीं शताब्दी में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कार्यात्मक दृष्टिकोण ने यूरोपीय महाद्वीप के बाद युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता और चुनौतियों को देखा, वह कार्यात्मक क्षेत्रों में सहयोग के रूप में क्षेत्रीय संगठन में रूपांतरित होने के लिए अधिक से अधिक सदस्यता और उपयोगिता प्राप्त करने लगा। इसकी शुरुआत क्षेत्रीय यूरोपीय आर्थिक समुदाय में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के गठन के साथ हुई। 1960 के दशक के दौरान आर्थिक और व्यापार सांचे में राजनैतिक सहयोग सन्निवेश द्वारा यूरोप की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कार्यात्मक दृष्टिकोण को ढालने का एक जोरदार प्रयास किया गया था। कार्यात्मकवादियों और नव कार्यात्मकवादियों के अलावा संघीय दृष्टिकोण के लिए सदस्यता लेने वालों ने भी व्यवहार कार्यक्रम के रूप में क्षेत्रवाद का समर्थन किया। अध्येताओं, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी जिस परिस्थितियों के फलस्वरूप वैचारिक आधार के साथ साथ आर्थिक आधार पर बहुत से क्षेत्र या जिन्हें हम राज्य के रूप में नाम में जान सकते थे, वो आपस में अंतर संबंधित होने लगे और अपने सैन्य ताकत तथा आर्थिक वृद्धि के लिए स्वयं को एक संगठन के रूप में संगठित करने लगे। यह भावना कार्यात्मक दृष्टिकोण के आधार पर जानी जाती है, अर्थात कार्यों के आधार पर संगठन का निर्माण होने लगा। उस प्रक्रिया को जिस दृष्टिकोण से देखा गया उसे कार्यात्मक दृष्टिकोण कहा गया और जिसका बाद में नव कार्यात्मकवादियों ने थोड़ा संशोधन के साथ उसे स्वीकार किया। इसी के साथ साथ इस क्षेत्रीयता के प्रसार को कुछ संघीय दृष्टिकोण से देखा गया। संघीय दृष्टिकोण जो राज्यों को एक संघ बनाने के लिए प्रेरित करने वाला दृष्टिकोण है, उससे संबंधित है। अर्थात इसमें यह कहा जाता है कि राज्य स्वयं में एक संघ बनाकर एक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं। केवल और केवल कार्यात्मक और संघीय दृष्टिकोण में एक इतना जरा सा फर्क है कि वह कार्यों के आधार पर संगठन को संगठित होते देखता है, जबकि संघात्मक एक राजनैतिक अवधारणा के रूप में जानी जाती है। अध्येताओं, आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय सहयोग का जो महत्व है
उसे हम उस विशाल क्षेत्र में, जिसे हम क्षेत्रवाद के रूप में यदि अध्ययन करना चाहें, तो उस विशाल क्षेत्र में क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय सहयोग एकीकरण और विकेंद्रीकरण की जरूरतों को पूरा करता है। एक विचार और परियोजना के रूप में क्षेत्रवाद का युग 3 महत्वपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टिकोणों अर्थात कार्यात्मकवादी, नवकार्यात्मकवादी और संघीय दृष्टिकोण का समर्थन और वैधता प्राप्त करता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC के माध्यम से आर्थिक और व्यापार सहयोग की प्रक्रिया के साथ साथ यूरोप में एक और महत्वपूर्ण विकास सामने आता है, जिसका क्षेत्रवाद के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में अध्ययन किया जा सकता है और जिसका एक संपूर्ण क्षेत्र के विभिन्न राज्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। राजनैतिक सहयोग के लिए क्षेत्रीय संगठन के रूप में हम यूरोपीय परिषद को देखते हैं, जिसकी स्थापना सन 1949 में की गई थी। यह पहला क्षेत्रीय संगठन था जिसने 1961 में द यूरोपियन सोशल चार्टर के अलावा लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए 1950 में मानव अधिकारों पर पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी यूरोपीय समझौते को अपनाकर एक क्षेत्रीय मानवाधिकार प्रणाली की स्थापना की। इस प्रकार यूरोप की परिषद ने यूरोप में मानव अधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने की दिशा में क्षेत्रवाद के प्रयासों को बताता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद के उदाहरण को देखें तो उसके अनुपम उदाहरण में यूरोपीय परिषद या यूरोपीय आयोग का उदाहरण है। अर्थात यूरोप के वह 25 देश जो आज यूरोपीय समुदाय के रूप में स्वयं को संगठित करते हैं, इनका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से एक संगठन के रूप में होने लगा था और यह क्षेत्रवाद के एक नवीन विचार के आधार पर अपना आधार बना रहा था। दुनिया के लगभग प्रत्येक हिस्से में क्षेत्रीय संगठन जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और क्षेत्रीयता के लक्ष्य को बनाए रखना चाहते हैं, उनके कुछ उदाहरणों में आसियान, सार्क, नाफ्टा आदि हैं। क्षेत्रवाद के विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि 1960 और 1970 के दशक के दौरान
इसका क्षेत्र अपने चरम पर पहुंच गया था। इसके बाद थोड़ा समय यह मंद गति से चलता, किंतु 1990 के पश्चात क्षेत्रवाद की धारणा में पुनः प्रबलता स्थापित होती है और यह फिर से एक विशेष गति प्राप्त करता है, जो मुख्यतः आर्थिक और व्यापार के क्षेत्रों में या इन क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर व्यापार की दृष्टि से विशेष सदस्यता और व्यापार के अधिमान्य नियमों के आधार पर नए व्यापार समूहों का उदय होता है। यह उन देशों के बीच अवश्य कुछ चिंता और आक्रोश पैदा कर रहा है जिनके हित इससे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार क्षेत्रवाद को नव क्षेत्रवाद के रूप में जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1990 के बाद क्षेत्रवाद की धारणा में राजनैतिक धारणा के से अधिक महत्व आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को दिया जाने लगा और यह ही नव क्षेत्रवाद के रूप में इसे जाना जाता है। अध्येताओं, अब हम क्षेत्रवाद के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करें, क्योंकि इन फैक्टर्स से हमें यह ज्ञात होता है कि क्षेत्रवाद आखिर क्यों है एंड व्हाई इट्स ओरिजिनेट, इसका उद्भव क्यों हुआ। इन क्वेश्चंस पर जब हम आगे विचार या दृष्टि रखते हैं तो पाते हैं कि क्षेत्रीयता यानी रीजनलिज्म उन मुद्दों से संबंधित है जो एक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से रेलिवेंट है और एक ग्लोबल इश्यूज या प्रॉब्लम के विषय नहीं होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान में देखने की ये है कि जो रीजनल इश्यूज हैं वो एक स्पेशल या पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं एंड वो डिफरेंस ग्लोबल इश्यूज से रखते हैं। सो जो ग्लोबल इश्यूज है, जो वैश्विक चिंताएं हैं, वो क्षेत्रीय चिंताओं से कुछ अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल ही अलग होंगी, किंतु कुछ अलग हो सकती हैं। इसी आधार पर क्षेत्रीयता का विकास हुआ। जैसे अभी पूर्व के उदाहरण में यूरोपीय समुदाय के बारे में बात की गई है, तो यूरोपीय समुदाय के अंतर्गत या यूरोप के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं उनकी कुछ क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स हैं या कुछ क्षेत्रीय एकीकरण के होने की संभावना के कुछ फैक्टर्स हैं जो उन्हें दुनिया के अन्य क्षेत्रों से अलग कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीयता की एक भावना दृढ़ हो जाती है और क्षेत्रीय सहयोग
जब आपस में आसपास के राज्य या पड़ोसी देश आपस में सहयोग करने लगते और अंतर्निर्भर हो जाते, तो उसका एक बहुत अच्छा लाभ या फैक्टर होता है कि वह किसी राज्य में अधिनायकवाद की प्रवृत्ति को रोक देता है। क्योंकि अधिनायकवाद की जैसे ही प्रवृत्ति आती है, ऐसे ही उसी समय दूसरे राज्यों के मध्य के सहयोग के भाव कम होने लगते। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अधिनायकवाद की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्रवाद के अंतर्गत आने वाले राज्य और राष्ट्र आपस में एक सहयोग की डोर बांध लेते हैं। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी और इटली जो धुरी राष्ट्र थे, वहां अधिनायक वाद या तानाशाही व्यवस्था हो गई, जिसने उस संपूर्ण यूरोपीय क्षेत्र के एक राज्य को राष्ट्र के रूप में भावना संचारित करते हुए उसे यूरोप के अन्य देशों के से काट दिया, अलग कर दिया। ऐसी ही व्यवस्था से अलग होकर क्षेत्रीयता की भावना अग्रसरित हुई और यह मानने लगी कि अधिनायकवाद को रोकने में भी यह एक फैक्टर है। एक वैश्विक संदर्भ में भी क्षेत्रीयता क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आवाज प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जहां विश्व की बातें हो रही हैं, वहां किसी क्षेत्र की बातें धीमी न रह जाएं, इसलिए किसी क्षेत्र विशेष से संदर्भित रहने वाले राज्य आपस में एक संगठन बनाते हैं और वैश्विक मंच पर अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को रखते हैं। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। इसी मूल मंत्र को क्षेत्रीयता के भावना के साथ जोड़ा जा सकता है। अफ्रीकी संघ या यूनियन ने लंबे समय तक अफ्रीकी राष्ट्रवाद और अफ्रीकी भाईचारे के विचार को आवाज दिया है। यह क्षेत्रीय चुनौतियों और क्षेत्रीय संगठनों को सहयोग का मौका देकर संघर्ष की समस्याओं के क्षेत्रीय समाधान को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से संघर्ष को रोकने में मदद करता है। अर्थात यहाँ पर आप क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता के फैक्टर्स के साथ साथ उसकी उपयोगिता को भी देख रहे हैं। क्षेत्रवाद की कुछ अपनी विशेषताएं भी हैं और यह विशेषताएं उसकी प्रक्रिया की रूप में। अगर हम क्षेत्रवाद की विशेषताओं को देखते हैं तो इसके 3 रूप पहचाने जा सकते हैं और जो आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक विशेषताओं या आर्थिक
आधार पर, आर्थिक समस्याओं के आधार पर या आर्थिक सहयोग के आधार पर एक प्रक्रिया के तहत क्षेत्रवाद का विकास होता है। इसी प्रकार दूसरा जो आयाम है वह राजनैतिक है, अर्थात राजनैतिक संबंधों के आधार पर, राजनैतिक छवि विकसित करने के आधार पर, लोकतंत्र जैसे विचार को प्रमुखता देने के आधार पर, या पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को और पल्लवित करने के लिए समर्थन देने के उद्देश्य से और एक ही शासन प्रणाली होने के कारण आपस में राजनैतिक एकता स्थापित होने की संभावनाओं के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदार दृष्टिकोण आदि जैसे राजनैतिक मूल्यों को साझा करने के आधार पर राजनैतिक क्षेत्रवाद बनता है। इसी प्रकार यदि हम इसके तीसरे आयाम को देखें तो वह रणनीतिक क्षेत्रवाद के रूप में है। रणनीतिक क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष में क्षेत्र के राज्यों के मध्य या विभिन्न देशों के मध्य अपनी सैन्य क्षमता को विकसित करने के लिए, अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी करना है। और ऐसी रणनीतिक साझेदारियां द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सैन्य संगठन के रूप में आई हैं, जिन्हें हम नाटो और वार्सा के रूप में जानते हैं। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने संगठित होकर एक संगठन बनाया, जिसका मुख्य आधार या मुख्य संगठन बिंदु था कि किसी एक पर किया गया हमला पूरे सदस्यों पर किए गए हमले के रूप में जाना जाएगा। तो यह एक रणनीतिक साझेदारी है जो कि यूएसएसआर के अगेंस्ट में हुई, यानी साम्यवादी विचारों को रोकने के रूप में एक स्ट्रेटेजिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में आई, और जिसने एक संगठन बनाया और इस संगठन ने एक क्षेत्रीयता का भाव पैदा किया, जिसके काउंटर में वार्सा पैक्ट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पारंपरिक अर्थों में क्षेत्रवाद मुक्त व्यापार क्षेत्र से आम बाजार से आर्थिक समुदाय और आर्थिक समुदाय से आर्थिक क्षेत्र तक वृद्धिशील प्रगति के एक परिचित मार्ग का अनुसरण करता है। कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रवाद जो कि एक ऐसा क्षेत्र विकसित करना चाहता है जहां
आर्थिक व्यापार के लिए कोई प्रतिबंध ना हो, व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना व्यापार कर सके और उसे एक बाजार प्राप्त हो सके। जब ऐसी स्थितियां बन जाती हैं तब वह क्षेत्र आपस में जो एक आर्थिक समुदाय के रूप में संगठित होती है। फिर वह आर्थिक समुदाय के रूप में इस बात पर विचार करते हैं कि क्यों ना हम इस क्षेत्रीय बड़े से क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र के रूप में तब्दील कर लें। अर्थात क्षेत्रीयता भी एक यात्रा है जो एक छोटे से क्षेत्र से शुरू होती है या एक राज्य से शुरू होती है और सहयोग, व्यापारिक हितों, सैन्य सहयोग, सुरक्षा आदि के आधार पर विस्तार करते हुए एक बड़े परिवार के रूप में संगठित होती है। आगे हम नव क्षेत्रवाद के रूप में चर्चा करेंगे जो कि 1990 के दशक में क्षेत्रीयता के पुनरुत्थान के साथ हुआ। अर्थात एक नया कलेवर आ रहा है जो 1990s यानी शीत युद्ध के समाप्ति के पश्चात, जिसे हम शीत युद्धोत्तर काल कहते हैं, और तब वैश्विक समस्याएं भी बदल चुकी हैं और वैश्विक राजनीति भी बदल चुकी होती है। तो ऐसे बदलते हुए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में क्षेत्रीयता का एक नया आयाम विकसित होता है जिसे नव क्षेत्रवाद के रूप में जाना जाएगा और जो कई क्षेत्रीय संगठनों के विकास के रूप में साक्षी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां 1980 के दशक में क्षेत्रवाद की भावना शुरू हो रही है या प्रारंभ हो रही है या कुछ कम गति में है, वह भाव 1990s के बाद काफी तेजी से बढ़ता है। किंतु जो फर्क है वह यह है कि पूर्व का जो क्षेत्रीयवाद है वह वैश्वीकरण इशूज से स्वयं को सेपरेट रखते हुए लोकल या रीजनल इशूज पर है और रीजनल इशूज के बेस पर वह क्षेत्रवाद संगठन बन रहा है या ऐसे भाव आ रहे हैं। किंतु 90s आफ्टर 90s जो नियो रीजनलिज्म है, जो प्रोडक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इशूज, यानी वैश्वीकरण की समस्याओं के आधार पर क्षेत्रवाद की भावना विकसित होने लगी। उसके पूर्व में क्षेत्रवाद स्वयं में क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर है। यहाँ वैश्वीकरण की समस्याओं से बचने के आधार पर या उसके समाधान के रूप में क्षेत्रवाद एक काउंटर के रूप में आ रहा है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर नव क्षेत्रवाद के अंतर्गत आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर अधिक जोर दिया जा रहा है
नया क्षेत्रवाद या नव क्षेत्रवाद के रूप में राज्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक निर्भरता द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि ट्रांसफर्ड या रिप्लेसमेंट किया गया है, जो वैश्वीकरण द्वारा प्रवर्तित राज्य और गैर राज्य तत्वों के मध्य अंतःक्रिया के नए ढांचे विकसित करता है। कहने का तात्पर्य है कि नव क्षेत्रवाद में अब केवल और केवल स्टेट ही नहीं है, बल्कि नॉन स्टेट फैक्टर्स भी या एक्टर्स भी आ गए हैं, जिनकी अपनी एक भूमिका है और उसके आधार पर वह क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं या क्षेत्रीयता का विकास हो रहा है, और इस विकास में वैश्विक समस्याओं को भी ध्यान दिया जा रहा है। नए क्षेत्रवाद की भावना एक उच्च स्तर पर राष्ट्रवाद का विस्तार है। उच्च स्तर का राष्ट्रवाद मीन्स कि जहां पर केवल राजनीतिक या आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि जहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग भी होने लगते हैं, जहां पर केवल और केवल राज्य अपने सरकार की नीति या सरकार के संबंधों को ही नहीं, बल्कि अपने देश के जनता के संबंधों के आधार पर भी संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो वो एक उच्च स्तर का राष्ट्रवाद या उच्च स्तर की बात है। संस्कृति का इसमें विशेष महत्व। इसलिए नए क्षेत्रवाद में क्षेत्रीय संगठन अपनी संरचना में व्यापक और बहुआयामी सार्वजनिक बाजार के युग में जो सरल संरचनाओं के विपरीत होती है, क्षेत्रीय संगठनों की बहुआयामिता संस्कृति, आर्थिक हित, सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक शासन के अभिसरण में भी परिलक्षित होती है, जो आर्थिक या व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए उप क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में एक क्षेत्र के भीतर से उभरती है। किंतु क्षेत्रीय संगठन के प्रासंगिकता और उपयोगिता पर भी प्रश्न किए गए हैं। आलोचकों ने कहा है कि क्षेत्रीयता पर अत्यधिक जोर देने से क्षेत्र के भीतर बड़ी शक्तियों द्वारा अधिक वर्चस्व को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति विकसित होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम क्षेत्रवाद को अधिक महत्व देते हैं, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो बड़े राज्य या बड़े देश या बड़ी शक्तियां हैं, वह अपने पड़ोसी या अपने छोटे देशों पर वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। ऐसे ही क्षेत्रीय संगठन
क्षेत्रीय संघर्षों को हल करने में भी विफल रहे हैं। जिन आधार पर भी क्षेत्रवाद की आलोचना की गई, यह भी कहा गया कि क्षेत्रवाद संगठन को एक बंद संगठन बना देता है, अर्थात अब उस संगठन से निकलकर एक वैश्विक स्तर पर जाने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। साथ ही साथ जो बड़ी शक्तियां हैं वह अपने क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाले छोटे राज्यों पर किसी भी अन्य शक्तियों के प्रभाव को देख नहीं पाती या स्वीकार नहीं कर पाती और उसे स्वयं के ऊपर का खतरा बताकर ऐसे छोटे राज्यों पर अपना प्रभाव और वर्चस्व स्थापित करती हैं, जिससे उनकी प्रगति रुक जाती है। जैसा कि चीन की सरकार ने कंबोडिया में किया और अपने रणनीतिक फायदे के लिए कभी भी बाह्य तत्वों या बाह्य राज्यों को उनके हितों के साथ समझौता करने नहीं। क्षेत्रीयता अंतर क्षेत्रीय या निर्जातीय राष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है। जैसे भारत और बांग्लादेश भाषाई आत्मीयता को साझा करते हैं, या श्रीलंका और भारत के बीच तमिल समूह है, किंतु फिर भी निर्जातीयता यानी नस्ल के आधार पर एक विभेद तनाव का मुख्य कारण बन जाता है और संघर्ष का भी कारण बन जाता है। इसी प्रकार नव क्षेत्रवाद के खिलाफ आर्थिक तर्क दिए गए और यह आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय व्यापार गुट अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अस्थिर बाजार की एक प्रतिकूल प्रभाव के गुट के रूप में संरक्षणवाद का सहारा लेते हैं। किंतु उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद के कई समर्थक सुझाव देते हैं कि आलोचनाएं और आशंकाएं एक ऐसी अतिरंजित टिप्पणियां हैं जो क्षेत्रवाद या नव क्षेत्रवाद के व्यापक लाभ को धूमिल करती है। तो यदि देखा जाए तो क्षेत्रवाद एक शर्त और प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है। क्षेत्रवाद यूरोप में प्रचलित विशिष्ट अद्वितीय परिस्थितियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद बढ़ता है, तब अधिकांश क्षेत्रीय प्रणालियां विकसित होती हैं जिन्होंने मुक्त व्यापार क्षेत्र से सार्वजनिक बाजार में आर्थिक समुदाय से आर्थिक संघ तक जाने वाली
यूरोपीय मॉडल के ढांचे का अनुकरण किया। हालांकि ऐसे परिणाम असमान रहे हैं। क्षेत्रवाद को कार्यवादी, नवकार्यवादी और संघीय विचारधारा में वैचारिक समर्थन प्राप्त हुआ, तो वहीं नव क्षेत्रवाद वैश्वीकरण का एक शिशु है या चाइल्ड है, या कहा जाए कि वैश्वीकरण के समस्याओं के आधार पर नव क्षेत्रवाद आता है और निर्विवाद रूप से वैश्वीकरण के आगमन ने क्षेत्रीयता को नए अवतार के रूप में स्थापित किया। नव क्षेत्रवाद की एक विशिष्ट विशेषता बृहद क्षेत्रीय सांचे को चुनौती देने वाले एक ही क्षेत्र के भीतर कभी कभी कई व्यापार गुटों का उद्भव कर देती है। इसी आधार पर इसकी आलोचनाओं में संरक्षणवाद का आरोप लगाया गया। फिर भी यह माना जाता है कि आमतौर पर नव क्षेत्रवाद ने पूरे क्षेत्र में विभिन्न रुचि समूहों के बीच संचार और अंतर संबंध को बढ़ावा दिया। इस प्रकार क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद का यह अध्याय यहाँ संपन्न होता है। साथ ही साथ खंड 4 भी संपन्न होता है। अध्येताओं के लिए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि बीपीएससी 134 के इन 4 खंड में जो अध्याय दिए गए हैं वह अंतरराष्ट्रीय संबंध की समझ को विकसित करते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध के परिचय के रूप में जो संकल्पनाएं या अवधारणाएं, साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का उद्भव एवं विकास की एक यात्रा रही है, उससे अवगत कराते हैं। इनके मुख्य अध्यायों में या जो मुख्य कोर महत्व के जो अध्याय हैं उनकी चर्चा एक बार पुनः करना लाभकारी होगा, जिसमें वैश्विक व्यवस्था का विकास, यानी कि किस प्रकार हम एक अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। कहने का अर्थ है कि आज हम केवल अपने तक सीमित नहीं है, ना ही अपने परिवार तक और ना ही अपनी ही सोसाइटी तक और ना ही अपने देश तक। अर्थात आज मनुष्य का या हर एक नागरिक का जीवन वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का के इकाई के रूप में हो गया है और उसके जीवन पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रभाव डालने लगी।
प्रत्यक्षतः तो वह आपको दिख सकता है जब आप आर्थिक तत्वों पर ध्यान देते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह राजनैतिक या सांस्कृतिक या रणनीतिक रूप में आप पर प्रभाव डाल रहा होता है, जिसे आप स्वयं अनुभूत ना कर सके या जान ना सके। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन करते हुए या उस विषय में यदि आप रुचि रखते हैं तो अवश्य आप इससे अवगत होंगे। अर्थात वैश्विक व्यवस्था का विकास या अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो ये विशाल प्रभाव मनुष्य के या एक राज्य के जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर पड़ने लगा है, उसने आज हम सभी को एक विश्व का नागरिक बना दिया है। और जब हम विश्व के नागरिक बन जाते हैं या स्वयं को विश्व के नागरिक के तौर पर देखने लगे, तो इस अध्याय या इस प्रश्न पत्र का जो महत्व है वह हमें दिखने लगता है। और यह महत्व है कि किस प्रकार यदि हम स्वयं को अंतरराष्ट्रीय नागरिक स्वीकार करें तो बहुत सी ऐसी सामाजिक समस्याएं या नस्लीय समस्याएं, भाषाई समस्याएं दूर हो सकती हैं, जिनके कारण हम वर्षों से तमाम संघर्षों के शिकार हुए और ऐसी सत्तावादी व्यवस्थाओं का शिकार हुए जिन्होंने कभी धर्म, जात, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर शासन किया। किंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विश्व राजनीतिक एकता की भावना या संचार में अभी वह मुकाम नहीं आया है कि हम संपूर्ण विश्व के नागरिक स्वयं को अंतरराष्ट्रीयतावाद से बांध सकें। किंतु हम उस सफर पर हैं और उसी व्यवस्था या उसी सफरनामे को इस कोर्स कोड के इकाई 3 में बहुत ही व्याख्यात करके बताया है। कहा गया कि जब कभी हम खानाबदोश या आदिम जीवन व्यतीत करते थे तो वहां से निकलकर हमने शहरी जीवन या शहरी सभ्यता में प्रवेश किया। जब हम शहरी जीवन में आ गए तो हमने उसे सभ्यता का नाम, अर्थात एक संस्कृति विकसित होने लगी और संस्कृति ने हमको सभ्यता के रूप में विकसित किया। यह सभ्यताएं भी वर्तमान विश्व में कई क्षेत्रों में थी। ऐसा नहीं है कि ये सभ्यताएं किसी एक क्षेत्र में भी विकसित रही हो या आई हो, अर्थात लगभग एक समय काल पर देखा जाए तो सभ्यताएं विश्व के कई क्षेत्रों में उद्भूत हुई। इनके प्रथम आगमन या
बाद के आगमन पर एक राय आज उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यदि कही जाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह सत्य है और वह आगे परिवर्तित नहीं होगी। जो मुख्य बिंदु वह यह है कि हमें यह स्वीकार करना है कि विश्व में तमाम सभ्यताएं समय समय पर विकसित हुई हैं और वह आदिम जीवन से निकलकर शहरी जीवन की ओर प्रेरित होने के कारण, अर्थात सभ्यताएं विकसित होती रही हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आदिम जीवन से निकलकर शहरी जीवन। अब शहरी जीवन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हम बड़े बड़े एम्पायर या साम्राज्य के रूप में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और विभिन्न सभ्यताओं में आपस में आवागमन होता है और आवागमन से हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो वैश्विक या ग्लोबलाइजेशन के तौर पर आज उपस्थित हो रही है। यानी ये बहुत बड़ी एक यात्रा है जिस यात्रा को हम लोगों ने पूरा किया है या मानव सभ्यता ने पूरा किया और उसमें तमाम कारणों ने या तमाम कारकों ने उसमें अपना सहयोग दिया। तो यदि इस बात को गंभीरता से ध्यान किया जाए कि मनुष्य का जीवन एक आदिम जीवन कहीं था, वहां से वह सभ्यता की जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ऐसे सभ्य जीवन की ओर अग्रसर होते हुए क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित कर लें जो वैश्विक व्यवस्था के रूप में हो या अंतरराष्ट्रीयता के स्तर के रूप में हो और ऐसी व्यवस्थाओं तक पहुंचने के मध्य का जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है और संबंध है उसका अध्ययन किया जाए, जिसका महत्व यह है कि हमें यह ज्ञात हो सकेगा कि जो भी राजनीति या जो भी संबंध हम एक सामाजिक जीवन के प्राणी होने के नाते अपने समाज के मध्य पाते हैं या अपने क्षेत्र में पाते हैं या अपने राज्य में पाते हैं, वही समस्याएं हम आगे चलकर क्षेत्रवाद या वैश्विक स्तर पर भी पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्यों ना हम अपने को ऐसे छोटे छोटे या छद्म समस्याओं या सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, इनको नजरअंदाज करके इन्हें दूर करके स्वयं को एक वैश्व नागरिक के रूप में स्थापित कर लें और एक ऐसे विश्व संसद की संकल्पना को साकार करें जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में स्थापित हुआ। तो हम बहुत सी समस्याओं को सामूहिक रूप से दूर कर सकते हैं या ऐसी समस्याएं जो हमारे ऊपर सामूहिकता के साथ प्रभाव डालती हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, जैसे पर्यावरण और जनसंख्या अत्यधिक विकास। यह वह समस्याएं हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जो जानी जाती है, जिन पर आज हमारा ध्यान अवश्य होना चाहिए। यह कोर्स कोड हमें उसी वैश्विक समस्याओं से सबको दूर करने के लिए एक आधार पाठ्यक्रम के रूप में है, जिसका आज समापन होता है और हम आगे फिर कभी। नमस्कार।